नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम अब बात करेंगे हमारे 2024 के चुनाव के 5वें चरण की, 5th फेज़ की। और 5th फेज़ में जो 2 प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और हम आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी लखनऊ से, और पुणे से हैं हमारे साथ वरुण उपासनी। तो हम आरंभ करेंगे वीरेंद्र नाथ जी से। वीरेंद्र नाथ जी, जी, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार। आपके तो लखनऊ में चुनाव आ गया, जी, और लखनऊ में चुनाव आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना क्षेत्र है। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रही हैं चुनाव में, जी। और राहुल भाई भी हैं मैदान में। जी। तो ज़रा आप हमें बताएं कि साहब इस फेज़ में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से पिछली बार 13 सीटें जो थीं इस फेज़ की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थीं। जी। तो इस बार भी 13 की 13 रहेंगी, या 14 हो जाएंगी, या 12 हो जाएंगी? क्या स्थिति जी। है, थोड़ा खुलासा करें। जी। तो फैक्ट शीट तो आपने बता दी इस फेज की। तो और स्थिति ये है कि अब तक 4 फेज के ये जो अब तक चुनाव हो चुके हैं 4 फेज के, उसमें अब तक करीब 39 सीटों का चुनाव हो चुका है। और जी। और इस सीट में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो 14 सीटें हैं, तो 53 हो जाएंगी। और कुल सीटें यहाँ पे 80 हैं। तो इस फेज में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री ने हर सीट पर 2 से अधिक सभा की है। 3 सभा मिनिमम उन्होंने हर सीट पे की है। और प्राइम मिनिस्टर ने केवल एक ही क्षेत्र में सभा की है और रोड शो किया है, वो है अयोध्या। और अमित शाह भी क्षेत्र इस फेज में आए हैं, अमेठी भी आए, रायबरेली भी आए, और भी सीटों पे गए। प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं गए इसके अलावा। तो इसमें 14 में 13 सीटें बीजेपी के पास थी। और इस बार जो है जो विपक्ष है वो तमाम तरह के जो टूल किट नैरेटिव है उसके जरिए ये अब तक माहौल बनाने जा रहा है। ये माहौल बनाया जा रहा है कि साहब जो है बीजेपी के बारे में तो एक कटु सत्य छुपाया जा रहा है। और उन जो महान सेफोलॉजिस्ट के बारे में आपके प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो चुकी है, तो उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। और एनडीए की सीटें घट रही हैं, और बीजेपी की सीटें घट रही हैं। लेकिन उनको भी ये मानना पड़ा कि तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश में सीटें बढ़ने का सारा श्रेय चंद्रबाबू नायडू को दे दिया, तेलुगु देशम पार्टी को, बीजेपी को नहीं दिया। तो बस एक बात जो प्रतिकूल है इस समय, कि एकदम से पिछले 2 दिनों से यूपी में गर्मी बढ़ी है। आज टेम्परेचर यहाँ 43 है, कल भी इतना ही था। और आगरा में आज 44 हो गया है, और 46 तक गया है कुछ इलाकों में, बुंदेलखंड में और प्रयागराज, इलाहाबाद में। तो गर्मी एक डेटरेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तक के 4 फेज के चुनाव से एक बात ये साफ हो गई है कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि वोटर टर्नआउट कम हो रहा है, मतदाता पे राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं है, नरेंद्र मोदी का जादू अब चूक गया है, और लोग बीजेपी से ऊब गए हैं, वो बड़े रिलक्टेंट हैं और इनडिफरेंट हैं। तो ये बात जो आंकड़े चुनाव आयोग के फाइनल अब आए हैं, उससे ये साबित हो गया है कि 2019 की तुलना में वोटर टर्नआउट में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, बल्कि मार्जिनली वोटर टर्नआउट बढ़ा है। इस और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात ये अयोध्या के अलावा रायबरेली है और अमेठी है। और जिस तरीके से कल सोनिया गांधी ने वहां पे जो मीटिंग एड्रेस की है, तो उन्होंने राहुल गांधी को इस तरीके से पेश किया कि कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हो, कि मैं अपना बेटा आपको सौंपने आई हूँ। तो कल ये कहा गया कि साहब ये अब राहुल गांधी की फाइनल लॉन्चिंग है। तो कल उनकी फाइनल लॉन्चिंग हुई है वहां पे। और तो अब तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि जो काम अब तक इसरो नहीं कर पाया, वो काम जो है रायबरेली के मतदाता कर देंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि रायबरेली में राहुल गांधी के आ जाने से और प्रियंका के अमेठी में कैंपेन करने से, वहां खड़गे भी आए थे, वहां पे सोनिया गांधी भी आई थी। तो थोड़ा सा एक माहौल सा था कि इलेक्शन डल है और कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो माहौल में थोड़ी गर्मी आई है। तो आपको क्या लगता है, ये जो इन्होंने पुत्र दान किया है अमेठी में,
तो अमेठी वाले पुत्रदान तो मांग नहीं रहे थे, वो तो कुछ और ही मांग रहे होंगे कि भाई कुछ और कर दीजिए आप, क्या है अब ये जो है हमें नहीं चाहिए, आप कुछ और दीजिए तो बात ही देखिए बने। सर, ये आजादी के बाद भारत में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की परंपरा समाप्त हो चुकी है 50-60 साल पहले, कि राजा साहब जमींदार साहब बैठे हुए हैं कलकत्ता में और एक उनका आदमी जो है पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा है, साल में एक बार आता है, साहब इतनी फसल हुई, पैसा दे गया और काम चल रहा है। तो ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो पॉलिटिक्स में है, और यूपी में एक शब्द बहुत कहा जाता है कि फलानी सीट फलानी पार्टी का, फलाने परिवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फोर्ट्रेस है, बेस्टियन है। तो ये भी मेरा मानना है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक टर्मिनोलॉजी है। ये जैसे शरद पवार ने बहुत काम किया है बारामती में, तो शरद पवार अगर एक हद तक ये दावा करे कि ये उनकी एक प्रभाव की सीट है, तो शरद पवार ने बारामती की शक्ल बदल दी है। बहुत आपके पूना वाले साथी मेरी बात से सहमत होंगे, उन्होंने काम बहुत किया है। ऐसा रायबरेली में आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। मोदी के जमाने की कारपेट फैक्ट्री इंदिरा गांधी के देहांत के बाद ही बंद हो गई थी। इंदिरा और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री राजीव गांधी के जमाने में ही बंद हो गई थी, जो रायबरेली में थी। और और जितनी वहां पे जो ये स्टील फर्नेस थे, वो भी तब उनको बंद हुए भी तब भी कम से कम 3 दशक हो गया है। यही हाल अमेठी का है। वहां पे केवल जो फैक्ट्री चल रही है वो बीएचईएल का इंसुलर प्लांट है, या एचएएल का कोरबा प्लांट है, या इंडोगव फर्टिलाइजर है। बाकी सरकारी प्राइवेट सब वहां बंद हो चुके हैं, वहां कुछ नहीं है। जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का मॉडल जो 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 जो, जो नरेंद्र मोदी ने अपनाया है कि गांव के लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, गांव के लोगों को पॉवर्टी के दुष्चक्र से बाहर लाया जाए और गांव के लोगों को बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और कुछ उनके हाथ में कैश दिया जाए, जो कि टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पाया। तो ऐसा कांग्रेस के जमाने में कभी कुछ हुआ नहीं है। तो केवल जो इतिहास की जो 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 रंगीन यादें हैं, जो नॉस्टैल्जिया हैं। अभी 2 दिन पहले एक फोटो मीडिया में बहुत तेजी से प्रसारित किया गया, सोशल मीडिया में, कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने घर में बैठ करके राजीव गांधी के जमाने की फोटो एल्बम देख रहे हैं। और ये और ये जो है तमाम अंग्रेजी अखबारों में प्रमुखता से फोटो भी छपी और उसका बारे में ब्यौरा भी छपा कि राहुल गांधी में वो राजीव गांधी के जमाने में क्या क्या विकास हुआ था, उसका दोनों माँ बेटे जायजा ले रहे हैं। और राहुल गांधी भी जाके बता रहे हैं कि मेरा रिश्ता अमेठी से 42 साल पुराना है, जब मैं 12 साल का था तब मैं आया था। प्रियंका जी बता रही हैं कि जब मैं आती थी तब मेरे बाल छोटे थे, तब लोग मुझे यहाँ भैया जी कहते थे, देखिए मैं वही भैया जी आपके सामने आई हूँ। तो ये सब चीजें चल रही है, लेकिन और अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की उभार से जिन नए वर्गों को जो ताकत मिली है, जो नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली है, और 30 साल से लगातार पंचायत चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, और पंचायतों में दलित, पिछड़े और महिला का जो आरक्षण है, तो एक नए किस्म का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यूपी में शुरू हुआ है। इसके चलते अब ये जो राजनीति है पेट्रोनेस की, कि साहब वो फिरोज गांधी लड़ते थे, इंदिरा गांधी लड़ती थी, राजीव गांधी लड़ते थे, उसके प्रभाव से अब वोटर जो है अब खींच के आ जाए, ये कठिन कार्य है। हाँ, जो स्थानीय लोगों की जो इक्वेशन है, किसी एक साहब से पूछा मैंने, आपका कैसा चुनाव चल रहा है अमेठी में? बोले साहब ठीक ठाक पैसा मिल गया, हमने ट्रैक्टर की अपनी 4 किस्तें चुका दी। वो कांग्रेस के नेता। हाँ, तो वो बड़े प्रसन्न थे कि मेरा ट्रैक्टर का लोन बकाया हो गया था और साहब 4 किस्तें हो गई थी, बैंक से बार बार फोन आ रहा था, तो अब कम से कम 6 महीना 8 महीना बोलेगा नहीं अब, अगर हम जो है 4 किस्त नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि उस चुनाव में 4 किस्तें हम और निकाल देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये किस्मत तो केवल अमेठी और रायबरेली वालों की है। मैंने सुना रविदास मेहरोत्रा को तो 1 पैसा नहीं दिया इन्होंने लखनऊ में, नहीं, पैसे की का क्योंकि संकट तो समाजवादी। इसमें जो है अमेठी और रायबरेली के अतिरिक्त 2 और कॉन्स्टिट्यूंसी हैं कांग्रेस की, और वो है झांसी और लखनऊ। तो और लखनऊ में तो बताया गया कि बेचारे रविदास मेहरोत्रा जो है, अब क्योंकि हम भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं तो बात आती है छन के, वो आस-पास रो रहे हैं कि साहब देखिए अमेठी रविदास और समाजवादी रायबरेली में तो सब कुछ पार्टी, कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। रविदास समाजवादी पार्टी के हैं, वो कांग्रेस के नहीं है। रविदास समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं सिटिंग लखनऊ से,
वो समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार भी हैं और लखनऊ की राजनीति में लगभग पिछले 50 साल से सक्रिय हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के चलते सर्वाधिक बार जेल जाने का उनका रिकॉर्ड है और बहुत ज्यादा पुलिस से कूटे जाने का उनका रिकॉर्ड है। वो लड़ रहे हैं और वो जो है उनका अपना जनाधार है वर्किंग क्लास के बीच में, लेकिन वो केवल 2 ही विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित है, बाकी उनका कुछ है नहीं। और समाजवादी पार्टी के संग ये बात है कि जो उसका अपना वोट बैंक है, यानी मुस्लिम और ओबीसी यादव और कुछ दलित, वो कैंपेन हो या ना हो वो वोट डालने जाएंगे और अच्छा खासा वोट मिलेगा, 3 लाख से ऊपर से वोट मिलेगा। अभी 2 साल भी नहीं हुआ, नगर निकाय चुनाव हुआ था तो समाजवादी एक पुराने कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस के थे, वो रमेश दीक्षित की पत्नी चुनाव यहाँ से लड़ी थी, उनको 2 लाख वोट मिल गया था बिना कुछ खर्च किए, उनका काफी पैसा बच गया था जो उनको मिला था। तो और वो रिटायर्ड प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो उनको वोट तो अपना मिलेगा। लेकिन अब की बार ये बात राजनाथ सिंह को भी समझ में आ गई है कि साहब जो है गर्मी है। और एक बात और लोग उठा रहे हैं दबी जबान से कि राजनाथ सिंह जब भी लखनऊ में आते हैं तो लखनऊ के जो शिया मौलाना कल्बे जवाद के यहाँ जो है माथा टेकने जरूर जाते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि साहब कभी आप किसी के यहाँ तो नहीं जाते, ये आपको वोट भी कभी नहीं देते, एक भी मुसलमान आपको वोट नहीं देता, लेकिन आप इनके यहाँ शीश नवाना कभी नहीं भूलते। और एक बात जो और नई जो बड़ी अजीब उभर के आई है, लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया है, तो यहाँ पे हर चौराहे पे कैमरे लग गए हैं, तो यहाँ पे दवा के चालान बहुत हो रहे हैं। आप किसी भी कार वाले से पूछिए तो उसके ऊपर जो है 1 लाख रुपए का चालान बकाया है। किसी पर मेरी अपनी गाड़ी पे मेरा अपना चालान जो बकाया वो कम से कम 40,000 रुपए है। और क्यों बकाया? चालान क्या है? गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी साहब, उन्होंने चालान कर दिया। मेरे एक पड़ोसी हैं, वो उनके पास एसयूवी उन्होंने नहीं ली, तो वो लौट आए, बोले साहब देखिए, तो उनके फोन पे गाड़ी का फोटो, लोकेशन और गाड़ी की स्पीड 86 किलोमीटर पर आवर और 2,000 रुपए का चालान आ गया। अब उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं ए पार्टी का हूं और ट्रैफिक इंस्पेक्टर बी पार्टी का था, मैं ए कास्ट का हूं वो बी कास्ट का है। उसमें एड्रेस, लोकेशन और आपकी स्पीड जो कि कैमरा खींचता है। तो ये जो है एक अजीब किस्म का लेटेंट असंतोष जो है यहाँ पनप रहा है यूपी में। और अभी योगी गवर्नमेंट ने पिछले अक्टूबर में करीब 50 लाख चालान जो कोरोना काल में हुए थे उनको एक मुश्त कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर लिया। अब 50 लाख चालान की वसूली करने के लिए आपके पास इतना मैन पावर नहीं है। तो जब ये खबर उभरी कि साहब लोग नाराज हैं चालान की वजह से, तो 11 मई को यहाँ पे लोक अदालत रखी गई। तो जिसका 50,000 था कहा तुम 5,000 रुपए लाओ और उनका सेटल कर दिया। और 90% चालान जो है वो पार्किंग की वजह से हो रहे हैं। अब लखनऊ शहर आप जानते हैं गलियों का शहर और रातों रात ये महानगर बन गया, तो लोग गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? हजार लाखों की संख्या में मोटरसाइकिल हो गई है, पार्किंग का संकट हर जगह है। दिल्ली में तो मारपीट की हत्या तक हो जाती है पार्किंग को लेकर के। तो ये भी राजनाथ सिंह की मुसीबत बना हुआ है कि साहब ये जो है हर आदमी चालान की समस्या लेके आ रहा है और लोग 2-2 लाख रुपए के चालान तक लेके आ रहे हैं। जो बैटरी रिक्शा वाले हैं उनकी रोज की कमाई 500 रुपए होती है और चालान उनके सर पे आ गया 25,000 रुपए का। अच्छा, चालान जो है उसमें इन्होंने ये नियम बना दिया है कि अगर चालान एक और भी तो समस्या है वीरेंद्र जी। उस समस्या ये है कि आज तक तो मुझे कभी देखा नहीं कि किसी ने रेड लाइट का पालन किया हो। हजरतगंज के मेन चौराहे को छोड़ के कहीं पर मैंने रेड लाइट का पालन करते हुए किसी लखनऊ वाले को नहीं देखा। अब एक फर्क आया है महानगर में, अलीगंज में, गोमती नगर में, इंदिरा नगर में जो नए इलाके बसे हैं, हर जगह लाइट लग गई हैं और कैमरे भी लगे, तो लोग लाइट्स का पालन तो कर रहे हैं। अब लखनऊ शहर में किसी बड़े चौराहे पर आपको ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं मिलेगा। अब सारा का सारा स्मार्ट सिटी हो गया है, तो यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी निगम, एक कॉर्पोरेशन भी बन गया है, तो उसमें जो है और यूपी में शायद 13 है स्मार्ट सिटी, तो वो हो रहा है काम। लेकिन ये चालान जो पार्किंग वाले हो रहे हैं और पुलिस वाले किसी से बोलते नहीं है, उसमें समस्या ये आ गई है, अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो वो कहेगा कि साहब पहले जो है चालान पे करके आइए। आप गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल अगर आप जाएंगे रिन्यूअल कराने तो आपसे कहा जाएगा कि पहले आप जो है चालान पे करके आइए। तो हर जगह, और अगर आपकी गाड़ी के 15 वर्ष हो गए हैं, आपको आरसी का रिन्यूअल कराना है तो चालान पे करके आइए। तो अभी केवल जो रिक्शे वाली गाड़ियां हैं बैटरी वाली, उनके जरिए सरकार को केवल एक जिले में 10 करोड़ की आय हुई है
पिछले 5 महीनों में कि चालान के चलते। तो ये जो है ये सतह पे तो नहीं आ रही गुस्सा, लेकिन लोगों के दिल में है। तो नेताओं को दिल की बात तो मालूम हो ही जाती है। तो अब जो है अब चूंकि चुनाव चल रहा है तो फटाफट जो है लोक अदालत की गई। अब एक लोक अदालत से 2 लाख लोग तो केस निपट नहीं सकते, फिर भी कुछ हजार। तो ये सबको दिया गया है भरोसा, भाई देखिए ये चुनाव जाने दीजिए, सबका निपटाया जाएगा। और इस समय ये भी घोषणा आप नहीं कर सकते कि सारे चालान जो अगर थे 31 मार्च तक के दे आर बीइंग विथड्रॉन, ये भी संभव नहीं है, मॉडल कोड लागू है। तो इलेक्शन में जो है तमाम तरह की समस्या है। और एक बात और भी है, आप मतदाता को यू कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। मतदाता को आपने कहा कि हमने आपको गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, आयुष्मान भारत दे दिया, पीएम किसान सम्मान दे दिया। तो वो कहते हैं साहब वो तो आपने 2022 में दिया, तो 24 का बताओ। वो तो 22 में दिए रहो, गाँव का आदमी पूछा 24 का बताओ। 22 का तो वोट दे दिया हमने, अब 24 का बताओ। वो तो 22 का वोट दे दिया, 24 का बताओ। तो नेता लोग कह रहे 24 का क्या बताए। अभी एक नया काम हुआ है जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। गांव-गांव की जो पीडीएस की दुकानें हैं, उसमें जो वेइंग मशीन है, उसमें अगर आप 5 किलो गेहूं नहीं रखेंगे तो उसमें पर्ची निकलेगी ही नहीं। तो ये जो घटतौली की समस्या थी, उसका हल काफी हद तक हो गया है। लेकिन पीडीएस के दुकानदारों ने उसका भी जो है तोड़ निकाल लिया है। वो अलग से उन्होंने एक उसमें तार लगा दिया है। अच्छा, उनकी समस्या क्या है, एफसीआई को हर गेहूं के बोरे में 50 किलो गेहूं देना चाहिए, लेकिन एफसीआई के किसी बोरे में होता है 42, किसी में 44, किसी में 45। 50 किलो गेहूं एफसीआई के 100 में 10 बोरों में नहीं होता। तो जब गेहूं उसको कम शॉर्ट सप्लाई हो रहा है तो वो पूरा जो है जो उनका एंटाइटलमेंट 5 किलो का वो हर आदमी को देगा कैसे। तो ये भी समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज लोग खुश हैं कि साहब जो है पहले वाली घटतौली अब नहीं हो रही है। तो आप अगर पता करेंगे तो चालान की समस्या जयपुर में भी होगी, ऐसा नहीं, जयपुर भी स्मार्ट सिटी है। अच्छा, पहले लोग बोलते थे कि जयपुर हमारे स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में लास्ट में आता है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी यहाँ नहीं सर, कैमरे लग गए हर जगह। नहीं, लोगों को समस्या ये हो रही कि मैं साहब जो हूँ, मैं चूंकि सपा का हूं तो बीजेपी वाले कांस्टेबल ने मेरा चालान कर दिया। अब वहां पे ह्यूमन फेस है ही नहीं, कहीं कहीं उसमें ह्यूमन इंटरफेस ही नहीं है। सब काम जो है कैमरे से हो रहा है। तो इसलिए जो है आप जो है कैसे बेईमानी करेंगे। और तो ये एक समस्या बहुत आ रही है। और अब मोटरसाइकिल सबके पास है सर, साइकिल वाले सब अब अपग्रेड हो गए हैं, 2 व्हीलर है उनके पास। तो ये समस्या आ रही है। और ये समस्या फैजाबाद में भी है। अब ये कैमरे हर जगह लग गए हैं, यूपी के हर बड़े शहर के जिला मुख्यालय पे कैमरे लग गए हैं। तो देखिए, लेकिन और मुझे लग रहा है कि मौसम अगर ऐसा गर्मी रही तो अब की बार निश्चित तौर पर वोटर टर्नआउट पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा। जी हाँ, मैं अभी देख रहा था आईएमडी की वेबसाइट पे, तो बता रहे हैं हीट वेव लखनऊ। जी, हीट वेव है लखनऊ में 2 दिन की हीट वेव बताई जा रही है। जी। तो अब अभी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी को अभी डिस्कस करते हैं। पहले जरा हम जी, ये जी, जी। इधर मुंबई वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि महाराष्ट्र की 5वें फेज में अंतिम चरण है महाराष्ट्र का, और इसमें मुंबई की महानगर पालिका के बीएमसी क्षेत्र की 6 और जो ग्रेटर बॉम्बे जिसको कहते हैं, जिसमें आपके पालघर, भिवांडी, ठाणे, कल्याण भी शामिल हैं, उसको मिला के 10 सीटें जा रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कल एक बड़ी जोरदार घटना हुई है वहाँ पर, जिसमें आपके नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और साथ में राज ठाकरे, इनकी बताते हैं बहुत बड़ी सभा हुई है शिवाजी पार्क में, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है पूरे मुंबई मानुस पे। सभा तो जोरदार हुई है, पर मोदी से ज्यादा जोरदार सभा हुई है अरविंद केजरीवाल की। तो उद्धव ठाकरे मुंबई में प्रचार करने के लिए इंडिया अलायंस लेके आए थे अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने भी कल ही सभा की है। तो उनको उनके आने से अभी उद्धव ठाकरे गुट को लग रहा है कि क्या पता 10 में से 10 सीट आ जाए। पर मजाक की बात साइड में, मोदी जी ने कल जो सभा की है उसके बाद जो थोड़ा बहुत एक डाउट था लोगों के मन में कि मुंबई में कुछ सीटें फंस रही थी,
तो वो कल की जो 2 दिन पहले रैली हुई थी और कल की जो सभा हुई है उसके बाद से पूरा डाउट क्लियर हो गया है। और मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी उद्धव ठाकरे की सेना को दिखाने की कि ये नकली सेना है। पहले वो सावरकर के स्मारक पे गए, उसके बाद बाला साहब ठाकरे के स्मारक पे गए और फिर सभा में भी उन्होंने यही बताया कि ये जो नकली सेना है, ये बाला साहब के विचारों के साथ धोखा कर रही है, जो राम मंदिर के विद्रोही है उनके साथ जाके बैठ रही है। और राज ठाकरे को मोदी ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया, उनका जो जेस्चर था राज ठाकरे की तरफ से, तो वो एक तरह से बता रहा था कि जो बाला साहब ठाकरे के विचारों की जो लीगेसी है, वो मोदी जी राज ठाकरे में देख रहे हैं। और बाकी जो कल सभा हुई है उसको एक तरीके से कह सकते हैं मार्वल्स का जो एंड गेम था, उसमें जो सारे एवेंजर्स आ गए थे, तो महाराष्ट्र के जो स्टेट पॉलिटिक्स के जो सारे एवेंजर्स है, फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, राज ठाकरे हो और फिर नरेंद्र मोदी, ये सब एक साथ एक स्टेज पे मुंबई से शिवाजी पार्क से, तो ये काफी एक सिंबॉलिक था और लोगों ने काफी उसको अप्रिशिएट भी किया है। शिवाजी पार्क मुंबई साउथ सेंट्रल में पड़ता है, तो ये तो आपके माहिम और दादर वाला जो क्षेत्र माना जाता है, ये तो आपके शिवसेना यानी जो उद्धव राहुल ठाकरे शेवाली। की शिवसेना का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पे तो राहुल शेवाय सिटिंग एमपी है, तो वो उन्हीं को फिर से एकनाथ शिंदे ने रीनॉमिनेट किया है और हुँ। वहाँ पे कुछ ऐसी खास कंपटीशन दिख नहीं रही है। और क्योंकि आई थिंक जितना मुझे याद है वहाँ पे उनके खिलाफ, 1 मिनट मैं चेक करता हूँ, उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है भी नहीं। तो वो राहुल शेवाय आई थिंक वो आराम से वो सीट निकाल लेंगे। बाकी एक जो सीट फँसती हुई लग रही थी इतने दिनों तक, वो थी मुंबई साउथ की। तो हाँ। वहाँ पे अरविंद जगताप क्योंकि सिटिंग एमपी है और 2 बार चुन के आए हैं वहाँ से, तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंशन लग रहा था वहाँ पे। पर अभी क्योंकि सारे समीकरण बदल गए हैं, राज ठाकरे का भी सपोर्ट आ गया है और अरविंद जगताप के अगेंस्ट जो सेकंड कंटेंडर थे वो थे मिलिंद देवड़ा, जो 3 साढ़े 3 लाख वोटों से वहाँ से 3 साढ़े 3 लाख वोट ला रहे थे। तो उन्होंने भी क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे का गुट जॉइन कर लिया है, तो वो आई थिंक कंपटीशन थोड़ा-सा एकनाथ शिंदे के फेवर में है। और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वहाँ पे 2009 में उनके 1,60,000 वोट आए थे और 2014 में भी करीबन 80,000 90,000 वोट वहाँ से आए थे। 19 में उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, पर उनका एक डेडिकेटेड वहाँ पे भी 1 लाख का वोट बेस है मुंबई साउथ में, तो वो भी शिफ्ट कर सकता है। और मिलिंद देवड़ा का अगर हम देखें, तो उनका पार्टी का वोट बेस वैसा कम था और उनके जो पर्सनल कनेक्शंस थे, उससे आ रहे थे मेजॉरिटी जो वोट आ रहे थे। तो वो क्योंकि टिल्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है मुंबई साउथ भी शायद उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, तो मुंबई साउथ में तो यामिनी यादव और अरविंद सावंत, ये हाँ, कंपटीशन है। और मुंबई और साउथ सेंट्रल आपने बता ही दिया। राहुल यामिनी शेवाले। यादव के जो पति भी थे, वो बीएमसी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन माने जाते हैं, वहाँ पे उनका काफ़ी दबदबा रहा है। और यामिनी यादव भी वहाँ पे उस क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर है, एमएलए भी थी। तो आई थिंक वो एक अच्छा कंटेस्ट रहेगा, पर एकनाथ शिंदे वहाँ से जीत जाएँगे, एकनाथ शिंदे का। मुंबई नॉर्थ में तो कोई कॉन्टेस्ट है नहीं, पीयूष गोयल तो आराम से जीतेंगे। वो तो दोनों बार 14 में भी 19 में भी वो सीट 70% वोट और 4 साढ़े 4 लाख मार्जिन से बीजेपी जीती है, तो वहाँ पे तो वो एक केक वॉक है पीयूष गोयल के लिए। हालाँकि वहाँ नॉर्थ पे ईस्ट में कांग्रेस, बताते हैं कुछ कॉन्टेस्ट है, वहां पे गुजराती वर्सेस मराठा टाइप का कुछ मामला हो रहा है, मेहर कोटेचा संजय दीना पटेल में। हाँ, वो नॉर्थ में भी ट्राई कर रहे हैं कि पीयूष गोयल गुजराती है, तो वो थोड़ा-सा एक नॉर्थ वर्सेस डेक्कन का वो ट्राई कर रहे हैं, नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी। पर ये दोनों वैसे काफ़ी सेफ सीट है बीजेपी के लिए, तो कोई इम्पैक्ट वैसा ग्राउंड पे नज़र नहीं आएगा। अच्छा, तो ये आपके अमोल कीर्तिकर तो ये सिटिंग एमपी है ना, जो लड़ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से? नहीं, उनके पिताजी गजानन कीर्तिकर एमपी रहे हैं वहाँ से 14 और 19 में। और जो एक बड़ा सिलसिला था वहाँ पे उस सीट से बॉलीवुड का जीतने का, तो सुनील दत्त वगैरह वहाँ से काफ़ी बार जीत के आए हैं। तो वो एक ट्रेंड को उन्होंने खत्म करके 14 और 19 में वो सीट जीती। पर 22 में जैसे स्प्लिट हुआ, तो वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ आ गए और उनके बेटे उद्धव ठाकरे गुट के साथ चले गए। तो एक चल रहा था कि पिता वर्सेस बेटे का वो कॉन्टेस्ट होगा, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे वो कैंसल कर दिया।
और वो हालांकि बीजेपी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे पे एक खिचड़ी घोटाले में ईडी की कार्रवाई चल रही है। पर जो रविंद्र रायकर वहां पे शिवसेना एकनाथ शिंदे गट के हैं वहां के, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं वो। तो ये काफी कंफ्यूजिंग समीकरण है उस सीट का। लेकिन तो वहां पे किसकी जीत देख रहे हैं आप? वहां पे तो एकनाथ शिंदे, क्योंकि मतलब गजानन कीर्तिकर भी जो आए थे तो वो मेजरली जो शिवसेना की सीटें आई है वो मोदी वेव में ही आई है, क्योंकि शिवसेना का डेडिकेटेड वोटर बेस ऐसा काफी कम था लोकसभा के लिए। और वो भी अभी क्योंकि दो पार्टी में स्प्लिट हो जाएगा, तो जो जिसके पास मोदी का सपोर्ट होगा और बाकी राज ठाकरे का भी मुंबई हो या फिर ग्रेटर मुंबई हो, नासिक हो, इन क्षेत्रों में एमएनएस का भी 5% वोट शेयर महाराष्ट्र में है, तो जो मेजोरिटी वोट शेयर है वो इन क्षेत्रों में है। तो हर सीट पे 50-60 हजार वोटों का भी डिफरेंस पड़ गया अगर एमएनएस के वजह से, तो वो काफी इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सीट जो इस समय बात चल रही है वो उज्जवल निकम वाली, जो नॉर्थ सेंट्रल के, जहाँ से पूनम महाजन को टिकट दिया था और पहले यहाँ से सुनील दत्त और प्रिया दत्त जीतते थे। ये जो नॉर्थ सेंट्रल वाली जो सीट है, इसपे तो काफी मुस्लिम आबादी भी है। धारावी इसी में पड़ता है। जी जी। धारावी इज अबाउट 50% मुस्लिम। तो वहां से प्रिया दत्त एक्चुअली 2009 में शायद जीती थी, 14 और 19 में तो वो हारी ही है पूनम महाजन के अगेंस्ट। और एक ग्राउंड रिपोर्ट ये थी बीजेपी की कि थोड़ी सी एंटी इनकम्पेंसी है पूनम महाजन के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उतना जितना एक्सपेक्टेड था उतना ग्राउंड पे काम किया नहीं। तो इसलिए इस बार वो चेंज करके बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया है कि एक तरफ शिवसेना ऐसे लोगों के साथ अलाइंड है कांग्रेस के साथ जो कह रही है कि ये जो है 2611 ये आरएसएस कॉन्स्पिरेसी थी या ये हिंदू आतंकवाद था। और दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है कि जिन्होंने अजमल कसाब जो पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी था उसको फांसी तक ले जाने में कोर्ट में उन्होंने लीगल बैटल लड़ी थी। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और आई थिंक ये सीट उज्जवल निकम, क्योंकि महाराष्ट्र में लोगों का सेंटिमेंट भी काफी है उनके लिए, जो कसाब का पूरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कोर्ट में पूरा बैटल लड़ा था, तो वो एक तरह से लॉयर की स्पेस में वो स्टार है महाराष्ट्र में। तो आई थिंक उनको कुछ ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी वहां पे सीट निकालने में। जी, और बाकी चारों सीटें तो वैसे भी बीजेपी शिवसेना निकालेगी। ठाणे कल्याण तो एकनाथ शिंदे के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, और पालघर पिछली बार शिवसेना को दे दिया था, पता नहीं क्यों। हाँ, इस बार बीजेपी लड़ रही है। इस बार बीजेपी लड़ रही है वहां से, पालघर से भी। भिवांडी भी बीजेपी लड़ रही है। और कल्याण और ठाणे एकनाथ शिंदे के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वैसे भी हैं। वो तो श्रीकांत शिंदे ही है कल्याण से, तो वो 3.5 लाख वोटों से जीते थे। और थाने में तो पिछली बार 4-4.25 लाख से शिवसेना जीती थी। तो इस बार एक्चुअली वो सिटिंग एमपी ऐसे उद्धव ठाकरे गुट से लड़ रहे हैं, पर वो कुछ उतना इम्पैक्ट होगा नहीं। जैसे भाऊ तोड़सेकर ने भी कहा था कि उनकी कॉर्पोरेटर के चुनाव लड़ने की भी हैसियत नहीं है, पर वो मोदी वेव में और एकनाथ शिंदे के वो इन्फ्लुएंस के ऐसे एमपी बन गए थे। पर इस बार वो, क्योंकि थाने और कल्याण का मेजर जो समीकरण है वो एकनाथ शिंदे डिसाइड करते हैं कहाँ जाएगा सीट, तो वो केक वॉक ही रहेगा एकनाथ शिंदे गुट के लिए। तो मतलब आप क्या है 13 की 13 सीट दे देंगे क्या? नासिक, धुले और डिंडोरी, ये भी? हाँ, धुले और नासिक तो शायद कुछ 2,80,000 3 लाख वोटों से जीती थी शिवसेना। और मैं भी बीच में लास्ट वीक ही नासिक गया था, तो वहां पे कुछ बीजेपी के नेता भी और कुछ आरएसएस के भी लोगों से बात की मैंने। तो वैसे हेमंत गोडसे का इतना काम वैसे उतना मेजर है नहीं, पर लोगों में एक मोदी के लिए समर्थन काफी है, इसलिए वो सीट भी नासिक तो आराम से निकल जाएगी। धुए में भी वो थर्ड टाइम है सुभाष भामरे, वो भी आराम से जीत जाएंगे। दिंडोरी में भी, मतलब ये तीनों सीट तो नॉन कंटेस्टेंट है। एक बस मुंबई साउथ में लग रहा है, और आई थिंक मुंबई नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा हो सकता है। बाकी तो 13 में से 11 सीट तो नॉन कंटेस्ट है, मतलब वो वन साइड विक्ट्री है। चलिए जी, तो आप तो महाराष्ट्र को जो बिल्कुल लगता है कि जो पिछली बार की तरह 41-42 सीटें दिलवा देंगे, तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। योगेंद्र यादव क्या बोलेंगे बेचारे? मुझे योगेंद्र यादव का, मैं उसके लिए पहले से ट्रोलिंग करके रखूंगा। वो अभी क्या बीच संजय कहते हैं? फडणवीस संजय को जी भी, मैं देवेंद्र जी फडणवीस को पूछा था बीच में कि शरद पवार उद्धव ठाकरे उनके जो सर्वेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 30-35 सीट आ रही है महाविकास आघाड़ी की, और एनडीए को जो है वो सिर्फ 15-16 सीट मिल रही है, तो आपका क्या कहना है?
तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत एहसान किया उन्होंने कि 15-16 सीट हमें दे दी, पर पेपर पे लिखना है तो बंदा तो कुछ भी लिख सकता है, बाकी हम जो है वो बाद में ग्राउंड पे देखेंगे कि कितनी सीटें आ रही है। संजय जी, मैं जी एक सवाल करना चाहता था इससे कि जी ये जो शिवसेना का जो एक कट्टर जो उनका हिंदू फेस से जो उनका एंटी हिंदू सेकुलर मेकओवर हुआ है, और जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी पब्लिक मीटिंग इलेक्शन मीटिंग में ये साफ साफ कहा कि जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के जो आरोपी थे और जो 26/11 के आरोपियों के साथ शिवसेना के लोग शिवसेना के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो शिवसेना का इस समय क्या है पॉलिटिकल फेस? वो एकदम सेकुलर है या बाला साहब ठाकरे वाली हिंदू फोर्स अभी वो मानी जाती? क्या है शिवसेना इस समय? किस नहीं नहीं, खाने में खड़ा करें उसको? उद्धव किस ठाकरे की खाने जो में दो खड़ा करें सेना है उसको? जी। वो तो सेक्युलर साइड में ही खड़ी होगी उद्धव ठाकरे की सेना, क्योंकि अगर हम देखें कि डीएमके ने भी इतना स्टेटमेंट दिया था सनातन धर्म के अगेंस्ट, पर फिर भी शिवाजी पार्क में वो एक साथ बैठे थे। राहुल गांधी हर आए दिन वो सावरकर को गालियां देते, पर उद्धव ठाकरे ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि सावरकर की हमारी इतनी लीगेसी है, महाराष्ट्र में यहीं पे पीछे स्मारक है और तुम यहाँ बैठ के सावरकर को बुरा भला कह रहे हो। तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी मेजरली सेक्युलर विंग में चली गई है, और वो वोट ट्रांसफर भी अगर देखें हम तो उद्धव ठाकरे इज सेक्युलर बैंकिंग तो मोर ऑन ये लोग कांग्रेस वोट। सेक्युलर थोड़ी है, तो सूडो सेक्युलर है। हाँ। हाँ, सूडो सेक्युलर, पर जो वोट शेयर वो अभी बैंक कर रहे हैं वो कांग्रेस वोट शेयर पे वो खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनका जो लॉयल डेडिकेटेड वोट बेस था हिंदुत्व वाला, वो तो अभी मेजरली एकनाथ शिंदे के पास है और बीजेपी के पास है। अच्छा, वो चला गया उनके पास से, वो हाँ, और शिफ्ट हो गया। वो स्पेस थोड़ा सा राज ठाकरे ने भी, क्योंकि 2021 के आसपास उन्होंने अपना झंडा बदल दिया था। वो एमएनएस का पहले तिरंगा झंडा था वो उन्होंने भगवा कर लिया, बाद में फिर वो उनकी जो लोगो भी है वो उन्होंने शिवाजी महाराज की जो मुद्रा थी वो उन्होंने लोगो कर लिया। तो वो राज ठाकरे भी अभी हिंदुत्व स्पेस में काफी जा रहे हैं, और जो स्पीच का भी हम ओपनिंग देखते हैं तो राज ठाकरे इज गोइंग राइट ऑन द ट्रैक ऑफ बाला साहब ठाकरे। तो बाला साहब ठाकरे जैसे अपनी सभा की शुरुआत करते थे कि यहाँ पे उपस्थित सारे मेरे हिंदू माताओं, बहनों और भाइयों, तो राज ठाकरे भी वो पूरा वैसे का वैसा कॉपी कर रहे हैं। और अगर हम ये भी देखें, अभी जो कल शिवाजी पार्क में सभा हुई थी, तो उन्होंने मोदी से भी जो उनके रिक्वायरमेंट्स थे, तो हमने ये काफी बार डिस्कस किया है शो पे कि मोदी के जो पंच प्राण थे उसमें एक था कल्चरल रिवाइवल। तो राज ठाकरे ने भी वो एक महाराष्ट्र का कल्चरल रिवाइव करने के लिए एक मोदी से कुछ आश्वासन मांगे थे कि जो शिवाजी की जो बड़ी मूर्ति होगी मुंबई के बाहर, वो तो जब होगी तब होगी, और उनका जो मेजर कल्चरल कंट्रीब्यूशन था वो फोर्ट्स थे, तो हमें फोर्ट्स रिन्यू करने चाहिए, या फिर जो महाराष्ट्र की राज्य भाषा है मराठी उसको थोड़ा सा और ये करना चाहिए। तो ये सब जो कल्चरल पर्सपेक्टिव पे हिंदुत्व का, उन्होंने कहा कि राम मंदिर नहीं बन पाता अगर मोदी नहीं आते, तो 370 का मुद्दा हो, तो इन सब पे राज ठाकरे का भी एक क्लियर स्टैंड नजर आ रहा है और उद्धव ठाकरे का एकदम ऑपोजिट स्टैंड नजर आ रहा है। तो वो स्पेस थोड़े से एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे और बीजेपी तीनों में बढ़ गई है अभी। जी, तो अब वापस चलते हैं हम वीरेंद्र जी के पास में। वीरेंद्र जी, रायबरेली तो बताइए। देखिए, रायबरेली में तो सोनिया गांधी ने 2019 में चुनाव जीत लिया था, और इस फेज में जो 14 सीटें हैं, 13 बीजेपी को मिली थी, आप ये बात आप कह ही चुके हैं, केवल एक कांग्रेस को मिली थी। और 2024 के पहले 98 एक ऐसा साल था जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं उतरा था, तब यूपी से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 में कांग्रेस को लोकसभा की एक ही सीट मिली थी, वो है रायबरेली। और 2022 में कांग्रेस को यूपी विधानसभा में केवल 2 ही सीट मिली है। एक में प्रमोद तिवारी की पुत्री आराधना मिश्रा है एमएलए, और एक महाराजगंज जहां की सुप्रिया सिनेज जी एक जमाने में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी थी और मात्र 6000 वोट पाई थी, वहां से एक विधायक है उनका। और आज की तारीख में कांग्रेस से एक भी व्यक्ति ना तो यूपी की विधान परिषद में है, और ना ही पिछले 10 साल से यूपी से कोई व्यक्ति कांग्रेस का राज्यसभा निर्वाचित हुआ है। हालांकि यूपी के 3 नेता राज्यसभा में हैं, प्रमोद तिवारी हैं, इमरान प्रताप बड़ी हैं, राजीव शुक्ला हैं। तो एक इमरान प्रताप बड़ी महाराष्ट्र से हैं और बाकी दो लोग तो राजस्थान से हैं। तो यूपी में कांग्रेस जो है केवल उसकी टोकन प्रेजेंस रह गई है। और अमेठी और रायबरेली में अंतर यह है कि कांग्रेस के अपने हायरार्की में और प्रोटोकॉल में रायबरेली का दर्जा अमेठी से ऊपर है, क्योंकि वहां से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी चुनाव लड़ते आए थे।
और राहुल गांधी इसीलिए फिरोज गांधी को तो ये लोग कितना मानते हैं, उनकी कब्र पे हाँ तो दिया तक नहीं जलता आजकल। हाँ कभी कभी उनके लिए डेथ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी पे भी कभी कुछ याद किया हो, ये भी कभी नहीं देखा हमने। और हालांकि किताबों में जिंदा हैं वो। और जो आपके आपके प्रोग्राम में चर्चा हो चुकी है, जो राज और उमेश ठाकुर की जो किताब है ऑल दीज इयर्स, उसमें भी काफी विस्तार से फिरोज गांधी के बारे में बताया गया है। तो वो सब तो हो चुका है। तो कांग्रेस जो है अब अपने जो है, लेकिन फिर भी बीजेपी के जो स्ट्रेटजी सर्किल में दिल्ली हो या लखनऊ, एक बात बहुत बड़ी स्पष्ट है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई अगर चुनौती अगर विकसित होगी या खड़ी होगी, तो उसकी धुरी कांग्रेस ही होगी। तो बीजेपी का पूरी कोशिश ये है, जो बीजेपी का कांग्रेस मुक्त का नारा है, उसका वास्तव में केवल अर्थ इतना ही है कि कांग्रेस को बीजेपी का विरोधी राजनीतिक कॉम्बिनेशन बनने की धुरी बनने से रोका जाए। कांग्रेस अभी भी 329 या 334 सीटें लड़ रही है लोकसभा की, इतने बुरे हाल में भी। और अगर बीजेपी को कांग्रेस को धुरी बनने से रोकना है राष्ट्रीय स्तर पर अपने विरोध में, तो यूपी में बीजेपी कांग्रेस को कंटेन करना और करना बहुत जरूरी है। ये अमेठी की जो राहुल गांधी की हार थी, ये इसका बहुत बड़ा सिंबॉलिक इम्पैक्ट था, राहुल गांधी का वायनाड जाना। और दूसरी बात यह है, जब वायनाड में पोलिंग हो गई, उसके बाद राहुल गांधी ने आके रायबरेली से पर्चा भरा है। ऐसा नहीं कि इसका कोई महत्व लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग जान रहे हैं। जब उनको ये लग गया कि वायनाड में मामला गड़बड़ है, तब वो आए हैं। और जितना रिलक्टेंटली वो जो है उन्होंने रायबरेली में पर्चा भरा है, उससे साफ लग रहा था कि ही अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। और पोलिंग और नॉमिनेशन फाइल करने के लास्ट डे वो आए थे, उन्होंने एक हाथ से ऐसे पर्चा पकड़ाया अपना रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेशन पेपर, और नॉर्मली कैंडिडेट खड़े होकर के दोनों हाथ से पेपर्स देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, ये एक शिष्टाचार माना जाता है ये। तो और उसके बाद उन्होंने बाहर आकर के ना तो कोई बातचीत की, ना कोई बाइट दिया, रात में एक ट्वीट किया। जबकि नॉर्मली अब जैसे यूपी लखनऊ में राजनाथ सिंह ने जब अपना नामांकन दाखिल किया, तब उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी थे, दो लोग गए थे और बड़ा भव्य जुलूस निकाला गया था, एक माहौल पैदा किया गया था। तो ऐसा लगभग सभी, और यूपी में हर उम्मीदवार के नामांकन में या तो केशव मौर्य गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, या ब्रजेश पाठक गए, या भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष प्रदेश के वो गए, या धर्मपाल सैनी जो संगठन मंत्री हैं। कोई ना कोई व्यक्ति हर जगह था, कई में स्वयं मुख्यमंत्री भी गए। तो ऐसा कांग्रेस में देखने को नहीं मिला। और यूपी में जो कांग्रेस जो सीटें लड़ रही है, चर्चा केवल दो की हो रही है, अमेठी और रायबरेली। बाकी जगह, अब जैसे इलाहाबाद सीट है प्रयागराज, वहां पे तो उनको कैंडिडेट नहीं मिला। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक 8 टर्म के एमपी थे रेवती रमन सिंह, उनके पुत्र हैं, मेरे मित्र हैं उज्जवल रमन सिंह, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने आखिरी मौके पर कांग्रेस को ज्वाइन किया, और ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो कांग्रेस पे डेपुटेशन पे गए, हारने के बाद वो फिर सपा में लौट आएंगे, क्योंकि उनको 2027 में जो एक रूरल सीट है करछना इलाहाबाद जिले में, वहां से वो लड़ते हैं। और वो अब तक वहां से 2 बार जीते हैं, 2004 में जीते हैं और 2017 में जीते हैं, 22 में हार गए थे। तो लेकिन वो फिर लड़ेंगे वहां पे, और वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो कांग्रेस ने ऐसे तो कैंडिडेट निकाले हैं अपने, कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो डेपुटेशन पे लाए हैं। और ये सबको मालूम है कि उज्जवल रमन जी चुनाव हारेंगे। और इलाहाबाद से बीजेपी ने जो यूपी असेंबली के पूर्व स्पीकर थे केसीनाथ त्रिपाठी, और जो बाद में बंगाल के गवर्नर हो गए थे, उनके पुत्र हैं। और जो उनकी पत्नी है बीजेपी कैंडिडेट की, वो यादव है, तो वो अपने नाम के आगे यादव त्रिपाठी दोनों लगाती है। तो ये भी जो है, हाँ, वो अपने नाम के आगे दोनों लगाती है। हाँ, शायद ज्योत्सना यादव त्रिपाठी दोनों उसका नाम है, वो भी वकील है। तो अब जाहिर है कि वो लोग उसको देखते तो ये भी कौन है, ये क्या नाम है, ये यादव त्रिपाठी। तो ये हिंदुत्व की समरसता का उदाहरण भी है। यहाँ पे ब्राह्मण भी है और यादव भी है। तो ये सब हो रहा है वहां इलाहाबाद में। लेकिन सर एक बात है, यूपी में सारे एमपी जो हैं, ज्यादातर के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। जैसे लखनऊ की बगल की सीट है मोहनलालगंज,
अब वहां का जो कौशल किशोर है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो हवाई है, और वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में था, अब वो आ गया है बीजेपी में। लेकिन उसकी जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसको केवल वोटर में खाली मुसलमान दिखाई पड़ता, और कोई दिखाई नहीं पड़ता। अब वो कम्युनिस्ट है, तो उसके अलावा क्या देखेगा, और वो उसकी प्रायोरिटी हमेशा मुसलमान रहती है, या फिर थोड़े से जो उसके स्वजाती हैं, पारसी समाज के लोग हैं। तो और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लखनऊ का जो अर्बन पॉश एरिया है, गोमती नगर भी आता है, तो उससे नाराजगी है। तो यूपी में ज्यादातर सीटों पर गोमती नगर मोहनलालगंज में आता है। जी, ये हुआ है आफ्टर डिलिमिटेशन। तो अब यूपी में ज्यादातर पूरा गोमती सीटें जो नगर है, तो नहीं आता है, अब जो नया जो गोमती नगर एक्सटेंशन है वो आता होगा। सर ये आप जब फैजाबाद रोड से अंदर घुसते हैं गोमती नगर के, जब आप रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, उसके बाद का पूरा गोमती नगर और गोमती के पुल तक वो आता है उस इलाके में। जो इस तरफ है रेल लाइन के, वो नहीं आता। जैसे जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, उसके पार का इलाका, तो हर जगह मतलब हाई कोर्ट जो है वो मोहनलालगंज में है। नहीं, हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट तो लाइन के पहले है, हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट के पीछे वाला इलाका, हाई कोर्ट के पीछे करीब 1 किलोमीटर आगे रेल लाइन है, उसके बाद का इलाका। तो यूपी में जो है मैं एक मिनट समझना चाहता हूँ, विश्वास खंड किसमें है? विश्वास खंड जो है लाइन के पार है, वो आता है मोहनलालगंज में। विश्वास खंड मोहनलालगंज में आता है, चेक करना। जी। तो ये तो अच्छा, गोमती नगर बहुत एक्सपैंड हो गया है, और मैंने एक खंड का मैंने चेक नहीं किया, लेकिन गोमती नगर का लास्ट पार्ट मल्हौर से आगे तक पहुंच गया साहब। अरे सर, मल्हौर क्या, आपको ये जो आपका जो सफेदाबाद में जो बन गया है बाईपास क्या बाराबंकी का, तो बाराबंकी लखनऊ लगभग अब एक हो चुका है। आपको पता ही लगेगा कि लखनऊ कब खत्म हुआ, बाराबंकी कब शुरू हुआ। और लखनऊ में राजनाथ सिंह का एक बहुत ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन है कि 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 108 किलोमीटर लंबी यहाँ रिंग रोड बन गई है, और लगभग 2/3 चालू हो गई है, और अगले 5 महीनों में ये पूरी तरह चालू हो जाएगी। इसके बाद लखनऊ में मलिहाबाद को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र बचेगा ही नहीं, पूरा लखनऊ जिला हो जाएगा अर्बन। ये फर्क आया है लखनऊ में, और मोदी जी के जमाने में ये काम बहुत अच्छा हुआ यूपी में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, बनारस में, इलाहाबाद में, हर बड़े शहर में रिंग रोड बन रही है, और लंबे और काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं। 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 6,000 करोड़ रुपए ऐसी कॉस्ट आ रही है। तो ये काम लखनऊ में भी हुआ है। तो ये फर्क आया है। तो और बाकी जितनी सीटों को मैंने नाम लिया, अयोध्या को छोड़ करके हर जगह बीजेपी का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और योगी की हैवी लिफ्टिंग पर निर्भर है, हैवी लिफ्टिंग पर। और मिनिमम 20% वोट तो जो है बीजेपी का लाभार्थी की वजह से आ रहा है। और जैसा कहते हैं कि अरहर की दाल में अगर जीरे का तड़का नहीं होगा तो खाने का मजा नहीं आएगा। तो कैंपेन केवल थोड़ी सी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, औरंगजेब, जजिया कर, कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देगी, और ये सब बातें हैं, और मंगलसूत्र बेच देगी। ये सारी बातें जो हैं, यू नीड टू एंथ्यूज द वोटर। कल जो है प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा है बॉम्बे में कि मैं चैलेंज करता हूं कि वो शरद पवार कहें राहुल गांधी से कि वो कभी जीवन में सावरकर की आलोचना नहीं करेंगे, वो उनसे बयान दिलवा के दिखाएं। कल पीएम ने कहा ना ये बात को। तो अब ये सब बातें जो हैं, थोड़ा सा वोटर को, यही थोड़ी सी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये बहुत जरूरी है। राजनीति के संवाद में कुछ चीजें होती हैं जो केवल इलेक्शन के समय की जाती हैं। अब जैसे आगरा में अखिलेश यादव की सरकार के जमाने में एक बना था मुगल म्यूजियम, तो योगी जी ने उसका नाम कर दिया छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वहां पे आए थे, लेकिन उसके ऊपर काम आज तक नहीं हुआ। वो वैसी का वैसी पड़ा हुआ, खाली नाम बदला है, केवल नाम बदला है आगरा में। अच्छा, आपने रायबरेली बताया नहीं, हारेंगे कि जीतेंगे ये तो बता दीजिए। सर रायबरेली में अंततः जो है वहां पे बीजेपी का हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। रायबरेली की कहानी यह है कि वहां पे एक माफिया होते थे धुन्नी सिंह, उनको 1980 में खोजा अरुण नेहरू ने। तो रायबरेली की एक असेंबली सेगमेंट है लालगंज, वो आज भी मध्ययुग में जी रही है, वहां आज भी तालिबानी हुकूमत चलती है ठाकुरों की उस इलाके में। तो धुन्नी सिंह अरुण नेहरू की लालगंज तो उन्नाव में आता है ना? लालगंज एकदम बॉर्डर है रायबरेली और उन्नाव का, एकदम बॉर्डर है। नहीं तो
किस विधानसभा, सरेनी में आता है क्या? नहीं, लालगंज अपने आप में असेंबली सेगमेंट है। तो वो रायबरेली में नहीं है ना, रायबरेली में तो सरेनी है। तो अब लालगंज अब असेंबली सेगमेंट अब रायबरेली में नहीं रहा। देखिए, मुझे मैं बता देता हूँ आपको, बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी, रायबरेली, ऊंचाहार, ये 5 है। हाँ, तो सरेनी में आ गया होगा लालगंज। अब तो उनके सुपुत्र थे ये आपके अखिलेश सिंह, ये भी माफिया थे। तो हाँ। और वो कांग्रेस के विधायक थे, पहले वो इंडिपेंडेंट थे और फिर वो जो है हो गए इंडिपेंडेंट। उनकी बेटी है अदिति सिंह, और एक हैं ये आपके दिनेश प्रताप सिंह, जो इस समय राज्य मंत्री हैं और विधान परिषद के मेंबर हैं। ये एक जमाने में सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बड़े करीबी थे, और एक राजस्थान के अफसर थे पीसीएस धीरेन्द्र श्रीवास्तव, ये उनके भी बड़े धीरज करीबी थे। और धीरज धीरज, धीरज हाँ। धीरज। तो इन लोगों ने सीएसआर फंड वगैरह के जरिए काफी जो है इन्होंने राजस्व अर्जित किया था। तो अब ये लोग अभी आ गए बीजेपी में। तो अखिलेश सिंह में और दिनेश प्रताप सिंह में कभी जो है कभी नहीं पटी। 2019 में जब ये पंचायत का चुनाव हो रहा था, तब अदिति सिंह जो बेटी है अखिलेश सिंह की, और ये 2017 में विधायक हो गई थी कांग्रेस से, इनके ऊपर हमला हुआ था। इससे जो है अखिलेश सिंह बहुत नाराज हुए थे और दोनों परिवारों के बीच में बहुत ज्यादा खटास आ गई थी। फिर बाद में कुछ दिनों बाद अखिलेश सिंह का कैंसर से देहांत हो गया। तो अदिति सिंह आज तक उससे रिकॉन्साइल नहीं कर पाई हैं। अमित शाह भी गए थे रायबरेली, और जो मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी का विधायक था ऊंचाहार का, जो बीजेपी में आ गया है, उसने फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया, उसके घर भी गए थे अमित शाह वहां, और सब लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन अभी तक अदिति तैयार नहीं हुई है। और अदिति जो है रायबरेली में कैंपेन करने के बजाय अयोध्या के आगे जो बगल का जिला है अंबेडकर नगर से रितेश पांडे के लिए कैंपेन करने पहुंच गई, जो कि रायबरेली से 200 किलोमीटर दूर है। तो एक तो ये अभी खटास बनी हुई है, और अदिति की माँ रायबरेली जिले की एक ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो उन्होंने तो एक तो ये खटास बीजेपी में बनी हुई है। तो बीजेपी अगर अपना हाउस ऑर्डर में कर लेती है और जो भी डिवीजन को ठीक कर लेती है, अपना वोट गिरवा लेती है, और रायबरेली में ब्राह्मण ठाकुर डिवाइड भी रहा है हमेशा, तो फिर भी मैं अभी 80-20 चांस देता हूँ, 80 टू द बीजेपी एंड 20 टू द कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के लिए पक्ष में वोटर को एंफ्यूज करना, अब आज ही जो है वहां प्रियंका का रोड शो निकलने वाला था रायबरेली में, तो उसको परमिशन नहीं मिली है आज रायबरेली में। तो ऐसा कोई उनका कैंपेन गांव-गांव में हो नहीं रहा है। और दूसरे कांग्रेस का जो नेटवर्क था, आज तो सोनिया वैसे भी गांधी के 5 बजे तो बंद करना पड़ेगा, तो 5 तो बज हाँ, गए। जी। सोनिया गांधी ने 2019 से 24 के बीच में रायबरेली वो कुछ ही बार आई हैं, तो वो नेटवर्क अब टूट गया है। और रायबरेली और अमेठी के लोग पिछले 40 साल से पेट्रोनेज के आदी हैं। गए दिल्ली, साहब नौकरी नहीं है, ठीक है, फोन किया और लगा दिया गुड़गांव में नौकरी, लगा दिया नौकरी नोएडा में, या कहीं भेज दिया। तो वो जमाना बहुत पहले जा चुका है पेट्रोनेज का। तो अब केवल ये कि ठीक है, अगर तू थोड़े बड़े नेता हो ले लो इतना पैसा। तो उसने आकर के अपनी ट्रैक्टर की इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया। तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो अब उस तरीके से डेडिकेटेड कमिटेड वर्कफोर्स कांग्रेस के पास नहीं है, और इसीलिए कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने और छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने आके डेरा डाला है रायबरेली में। और वो जाहिर है दे आर पीपल विद डीप पॉकेट्स, इनके पास साधन है। तो लेकिन फिर भी आपको यू नीड द बूट्स ऑन द ग्राउंड। आपको सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता ना, लोग आपको चाहिए, कमिटेड लोग चाहिए, जो पूरा इलाका जानते हो, एक एक बूथ जानते हो। यूपी में तमाम क्षेत्र ऐसे थे जहां समाजवादी पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था। कई क्षेत्र ऐसे थे जिसको हम कहते हैं बस्ता नहीं था। तो कांग्रेस की स्थिति दोनों क्षेत्रों में ऐसी आने वाली है, अमेठी में भी रायबरेली में भी, जहां इनके बस्ते नहीं होंगे। अमेठी तो निश्चित हार जाएंगे ना। अमेठी तो नहीं, खैर वहां पे स्थानीय स्तर पर नाराज। देखिए, अमेठी और रायबरेली का वोटर पोलिंग के दिन तक बहुत नाराज रहता है, लेकिन पोलिंग की सुबह से वो उसके चेहरे पे मुस्कान आना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं परंपरा वहां की क्या है। और मैं वहां पहली बार गया था 85 में, तो मैंने देखा कि एक ट्यूबवेल से पानी बह रहा है और भैंस ने पानी में मुंह मारा और आगे बढ़ गई। तो मैंने कहा ये पानी क्यों नहीं पी रही है? बोले साहब अमेठी की भैंस भी मीठा पानी पीती है, ये ट्यूबवेल का पानी इतना मीठा नहीं है। तो ये वहां पे ये लोगों का एंटाइटलमेंट है। और वहां पे एक साहब थे, एक कांग्रेस के, अब शायद दुनिया में नहीं है, जगदीश यूसुफ साहब। तो वो राजीव गांधी के तारीफ में नए नए नारे गढ़ने में माहिर थे। अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका,
ये बहुत चला 20 साल वहां पे, तो ऐसे लोग थे उनके सामने। तो अब वो लोग नहीं है, अब जा चुके। और दूसरी बात ये है कि इंदिरा गांधी के समय तक उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य राज्यों में इंदिरा गांधी का हजारों परिवारों से सीधा संपर्क था, जो लोग जाके इंदिरा गांधी से मिल सकते थे। सोनिया गांधी के युग में वो एकदम समाप्त हो चुका है। अब कोई भी फैमिली ऐसे ढूंढे आपको यूपी में नहीं मिलेगी जिसका कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली से सीधा संबंध हो। अब तो केवल जो लोग जो है जो ये डिस्कस कर सकें कि सबसे बढ़िया कॉफी किस एयरपोर्ट पे मिलती है, फ्रैंकफर्ट पे मिलती है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे मिलती है, या स्वीडन के एयरपोर्ट पे मिलती है, या पेरिस के एयरपोर्ट पे मिलती है, और दोनों कॉफी का डिफरेंस बता सकें, ऐसे इलीट किस्म के लोग वहां शाम को शामिल होते हैं। और इसमें दो लोग बहुत माहिर हैं, एक हमारे सलमान खुर्शीद साहब और दूसरे मणिशंकर अय्यर। वो आपको दुनिया के हर बड़े एयरपोर्ट की कॉफी की जो खासियत बता देंगे ये दोनों लोग। तो अच्छा, मैं और आपसे 2 और सीटों के बारे में पूछ लेता हूँ। एक तो बाराबंकी बता दें, तो बाराबंकी में भी नौनिहाल लड़ रहे हैं हमारे पुनिया साहब को, कांग्रेस की सीट है, वो भी कांग्रेस की तरफ से लड़ी जा रही है। बाराबंकी और में प्राइम मिनिस्टर को खुद जाना पड़ा था, उन्होंने वहां कैंपेन किया है। और मुलायम सिंह यादव और कल्याण और ये मायावती जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके पीएल पुनिया साहब जो हैं 2009 में यहाँ से लोकसभा के लिए इलेक्ट हो गए थे। अब इस समय उनका बेटा लड़ रहा है, और उनका बेटा तनुज पुनिया इलेक्शन असेंबली का भी लड़ चुका है। और बीजेपी के लिए के पक्ष में बात के खिलाफ बात ये जाती है कि जो इनका कैंडिडेट अनाउंस हुआ था इस पहली लिस्ट में, उसके खिलाफ कोई वीडियो आ गया था कंट्रोवर्शियल, तो ही हैड टू विड्रॉ। तो फिर दूसरा कैंडिडेट इन्होंने उतारा। तो वहां पे जो है, और यहाँ पे पासी की आबादी बहुत ज्यादा है, और ये सीट भी आरक्षित है, बाराबंकी सीट, ये रिजर्व सीट है। तो अब जो वोट अपना पड़वा ले जाएगा। पुनिया साहब ने यहाँ मेहनत बहुत की थी, उनका अपना यहाँ पे कमिटेड लोगों की टीम है। अगर बीजेपी अपना वोट पड़वा लेती है, अच्छा गांव के इलाकों में ज्यादा गर्मी का असर का मतलब नहीं होता है। गर्मी 42 है, 43 है, ये हम लोग ज्यादा चेक करते हैं लखनऊ और बड़े शहरों वाले। गांव के लिए ये 40 या 42 वहां कोई बात नहीं, वो खाली बोलते हैं आज घाम बहुत तेज है, बस इससे ज्यादा उनके लिए कोई मतलब नहीं होता मौसम का। और प्लस इस समय हार्वेस्टिंग पूरी हो चुकी है गेहूं की, अब कोई खेत में काम है नहीं। जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक धान की तैयारी का कोई शुरू नहीं होगी। और ज्यादातर अच्छा बाराबंकी में का चीनी मिलें हैं, तो चीनी मिलें सब बंद हो चुकी हैं, क्रशिंग बंद हो चुकी है, गांव में कोई काम नहीं है। अब अपने वोटर को, अब बीजेपी का दावा है पन्ना प्रमुख, अब उनके पन्ना प्रमुख हर जो बूथ में हैं, अगर वो होंगे वास्तव में सक्रिय होंगे और वोट अगर पड़वा ले गए, तो बीजेपी कैन विन दिस इलेक्शन। और अदरवाइज यहाँ पे चीजें टफ रहेंगी। एक कौशाम्बी का बड़ा हल्ला हो रहा है कि कौशाम्बी बीजेपी हार सकती है। कौशाम्बी में हल्ला नहीं हो रहा, कौशाम्बी में कंफ्यूजन हो रहा है। राजा भैया वहां पे से लगातार विधायक चले आ रहे हैं, और राजा भैया जो है कौशाम्बी जो लोकसभा सीट है उसका सेगमेंट जो है प्रतापगढ़ में भी है, रायबरेली में भी है। तो राजा भैया उस सीट पे काफी दखल रखते हैं। और ये कहा जाता है कि 2017 में ये अमित शाह ने कहा था कि साहब अब की बार हरवाना है राजा भैया को। तो योगी जी ने कहा था ठीक है हरवा देंगे, लेकिन फिर आप ये तय कर लीजिए कि भविष्य में राजा भैया से कभी कोई राजनीतिक आदान प्रदान नहीं होगा। तो बात वही समाप्त हो गई। तो अब राजा भैया तो मिलने भी गए थे बेंगलोर तक अमित शाह से ये तय करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि मैंने कोई संदेश नहीं दिया है, मैंने सबको स्वतंत्र छोड़ दिया है, जिसका जहां मन हो वहां वोट दे। और उनका जो पार्टी है जनसत्ता दल, और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलायंस भी करें, और हमारा अलायंस भी नहीं है, हम बीजेपी का समर्थन भी करें, और हमारे कार्यकर्ता को कोई आइडेंटिटी ना मिले। अब आइडेंटिटी अंडर कोर्ट्स आप समझ सकते हैं क्या होता है इसका अर्थ। तो ही वांट्स आइडेंटिटी। तो अब आइडेंटिटी में तो बहुत चीजें शामिल हैं। तो और राजा भैया जो बीजेपी कैंडिडेट है विनोद सोनकर से कुछ बातों पे नाराज भी हैं। तो अगर अंतिम समय तक राजा भैया से पैचअप हो जाता है, राजा भैया मान जाते हैं, तो बीजेपी वो सीट बचा लेगी। मुझे कोई इस पर चुनौती नजर नहीं आती। जी, तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर अब विराम देते हैं।
बहुत अच्छी चर्चा हो गई आज, और इसी के साथ सभी दर्शकों का धन्यवाद, और वीरेंद्र जी को और वरुण को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार वरुण जी को, नमस्कार। जय श्री राम।